एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी एक्सप्लोरीज। तो कैसे हैं आप सब? तो बच्चे मेरे पास ना काफी कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्लीज क्लास 11th एंड 12th साइकोलॉजी के ऊपर भी वीडियोस बनाओ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यही कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। बच्चे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ना एक ऐसा चैप्टर है या फिर एक ऐसा टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको क्लास 12 साइकोलॉजी में भी ये पढ़ने को मिलेगा। आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो वहां भी आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ाए जाएंगे। और आपके मास्टर्स में यानी कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाते हो तो वहां भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ाए जाएंगे। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर समझेंगे, जिसमें हम डीएसएम यानी कि डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम टाइप्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि जीएडी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब काफी सारे टाइप्स होते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के, तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली जीएडी को डिस्कस करेंगे। और फिर आने वाले वीडियोस में मैं एक एक करके आपको सारे डिसऑर्डर्स एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो आप ये पूरी प्लेलिस्ट देखना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले समझते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को आम भाषा में क्या बोलते हैं? मानसिक रोग या फिर कोई मानसिक बीमारी, है ना। जैसे अगर किसी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या मेंटल डिसऑर्डर हो जाए तो उसको यही बोलते हैं कि वो तो मानसिक रोगी है या फिर वो मानसिक बीमारी का शिकार हो गया, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब कि मेंटल इलनेस। तो एक बार हम इसको रीड करते हैं। Psychological or mental disorders are defined as the conditions that cause distress and affect person's ability to function. These conditions affect person's behavior, emotions, and cognitions and can also impact the person's personal, social, occupational life and other domains. क्या लिखा है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और मेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? अगर हम इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी देखें तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऐसी कंडीशंस होती है जो डिस्ट्रेस कॉज करती है। डिस्ट्रेस मतलब कि एक नेगेटिव स्ट्रेस कॉज करती है एंड इफेक्ट करती है पर्सन्स एबिलिटी टू फंक्शन। यानी कि अगर किसी इंसान को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाए तो वो इंडिविजुअल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह फंक्शन नहीं कर पाता, ठीक है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से जो एक पर्सन का बिहेवियर होता है, उसके इमोशंस होते हैं, उसके कॉग्निशंस होते हैं, यानी कि उसकी थिंकिंग, उसके परसेप्शंस, ये सब इफेक्ट हो जाते हैं, है ना। मतलब कि जो इंसान को मेंटल डिसऑर्डर होता है उसका बिहेवियर भी सबसे बिल्कुल अलग होता है, थोड़ा अजीब होता है। उसके इमोशंस भी बहुत एक्सट्रीम होता है, या तो उसे बहुत गुस्सा आता है या वो बहुत दुखी होता है, बहुत खुश होता है, तो मतलब उसके इमोशंस भी बिल्कुल एक्सट्रीम होते हैं। और कॉग्निशन यानी कि जो उसकी थिंकिंग होती है, उसकी सोच होती है, उसके परसेप्शंस होते हैं, वो भी बहुत एक्सट्रीम और अलग होते हैं, है ना। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऐसी कंडीशंस है जो डिस्ट्रेस कॉज करती है। एक पर्सन की जो एबिलिटी होती है टू फंक्शन प्रॉपरली, टू फंक्शन नॉर्मली, उसको इफेक्ट करती है। और जो पर्सन का बिहेवियर होता है, इमोशंस होते हैं, कॉग्निशंस होते हैं, उन सबको भी इम्पैक्ट करती है। एंड अलॉन्ग विद दैट जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो एक पर्सन की पर्सनल, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल लाइफ को भी क्या करते हैं? इम्पैक्ट करते हैं। पर्सनल लाइफ यानी कि उसकी जो खुद की पर्सनल लाइफ है, सोशल लाइफ मतलब उसकी जो रिलेशनशिप्स है उसके फ्रेंड्स के साथ, उसके फैमिली के साथ, ऑक्यूपेशनल लाइफ यानी कि उसकी वर्क प्लेस या फिर उसके कहीं पे भी जो उसकी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है उसमें जो लाइफ है। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उसके सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ लाइफ होते हैं वो सबको इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एक ऐसी मेंटल इलनेस है जो बहुत ही ज्यादा क्या करती है? एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है एक इंडिविजुअल के लिए। तो बच्चे अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है, जिसमें हम डीएसएम के बारे में पढ़ेंगे। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अगर हम पढ़ रहे हैं ना तो हमें डीएसएम के बारे में भी जरूर पता होना चाहिए। अब डीएसएम क्या होता है? तो डीएसएम की फुल फॉर्म है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। अब ये होता क्या है? तो बच्चे एक तरह से ना ये एक मैनुअल होती है, ठीक है, एक मैनुअल होती है या फिर कह लो एक बुक होती है जिसमें सारे के सारे जो हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं ना उनके बारे में बताया हुआ होता है, ठीक है। जैसे सपोज हमने ले लिया जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ये एक डिसऑर्डर है जो हम अभी आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो डीएसएम के अंदर जीएडी के बारे में सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है, कि जीएडी ऐसा होता है, इस डिसऑर्डर के ये साइंस है, उसके ये सिम्टम्स है, ये इफेक्ट्स है, ठीक है। तो डीएसएम के अंदर सारे के सारे जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में, उनके साइंस, उनके सिम्टम्स, उनके इफेक्ट्स, इन सब चीजों के बारे में बताया हुआ होता है। और इसको फिर साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो यूज करते हैं
किसी भी मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए। मतलब जैसे सपोज कि किसी को कोई स्पेसिफिक मेंटल डिसऑर्डर है, कोई मेंटल इलनेस है, तो अगर वो साइकियाट्रिस्ट के पास गया, तो अगर साइकियाट्रिस्ट को पता लगाना है कि उसको किस तरह का मेंटल डिसऑर्डर है या किस तरह की मेंटल इलनेस है, तो वो डीएसएम की हेल्प लेंगे, ठीक है। और डीएसएम की हेल्प से वो पता लगाएंगे कि अच्छा, अगर ये वाले साइंस है, ये सिम्टम्स है, ये इफेक्ट्स है, तो मतलब उसको इस तरह का मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो डीएसएम एक ऐसी मैनुअल है, एक ऐसी बुक है जिसको साइकियाट्रिस्ट यूज करते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए या फिर उनको पता करने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइंस, सिम्टम्स एंड इफेक्ट्स। तो बच्चे अब हम इसको रीड करते हैं। सो डीएसएम, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, फर्स्ट पब्लिश्ड बाय एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, 1952। तो डीएसएम को सबसे पहले किसने पब्लिश किया था? एपीए, जिसका क्या मतलब है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। कब किया था? 1952 में। क्या है डीएसएम? इट इज एन ऑफिशियल मैनुअल दैट कंटेन्स डिस्क्रिप्शन, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, कि ये एक ऑफिशियल मैनुअल है या फिर एक बुक है जिसमें डिस्क्रिप्शंस है, साइंस है, सिम्टम्स है ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, यानी कि सारे के सारे जो मेंटल डिसऑर्डर्स है उनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है along with their signs, symptoms and everything. It is used by clinicians and psychiatrists for diagnosing mental disorders. ठीक है, और कौन यूज करता है डीएसएम को? क्लिनिशियन, साइकियाट्रिस्ट, ये सब लोग यूज करते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए, यानी कि पता लगाने के लिए कि किसी इंसान को किस तरह का मेंटल डिसऑर्डर है और उसका जो मेंटल डिसऑर्डर है वो किस कैटेगरी में लाई करता है, ठीक है। और वो कैसे पता लगाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ डीएसएम इज डीएसएम 5TR, which means Diagnostic and Statistical Manual 5th edition text revision। क्या कहने का मतलब है इसका? कि जो लेटेस्ट वर्जन है डीएसएम का, यानी कि जो अभी लेटेस्ट वर्जन है डीएसएम का, वो फिलहाल कौन सा यूज होता है करंटली? डीएसएम 5TR। यानी कि इससे पहले बहुत सारे वर्जन आए हुए हैं, जैसे डीएसएम 1, डीएसएम 2, डीएसएम 3, डीएसएम 4 और डीएसएम 5, और अब कौन सा चल रहा है? डीएसएम 5TR चल रहा है। इसका क्या मतलब है? डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5th एडिशन टेक्स्ट रिविजन, ठीक है। और बच्चे एक और चीज, जो डीएसएम है ना, उसको यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज में ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के साइकियाट्रिस्ट और क्लिनिशियंस होता है ना, वो डीएसएम को यूज करते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए। लेकिन इंडिया में हमारे पास आईसीडी, यानी कि जिसको हम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस कहते हैं, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, इंडिया में हम आईसीडी का यूज करते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। और आईसीडी किसने दिया है? डब्ल्यूएचओ, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। तो यूएस और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज के लिए डीएसएम है और इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए आईसीडी है, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हुआ होगा कि डीएसएम क्या होता है। तो बच्चे आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो बच्चे वैसे तो ना बहुत टाइप्स के डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे ईटिंग डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स, बिहेवियरल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं ना, वो हमारे कौन से हैं? जैसे कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको हम जीएडी भी बोलते हैं। फिर आ जाता है हमारा फोबियाज, देन स्किज़ोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर्स, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, जिसको हम ओसीडी भी बोलते हैं, और हमारा पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं हर एक डिसऑर्डर के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे उस डिसऑर्डर के बारे में, उसके टाइप्स, उसके कॉजेज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इन 6 डिसऑर्डर्स के अलावा भी मैं किसी और डिसऑर्डर पे वीडियो बनाऊं, सो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, विच इज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, या फिर जिसको हम जीएडी भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सबसे पहले डिसऑर्डर के साथ, जो कि है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर और जीएडी। तो बच्चे आप इस डिसऑर्डर से क्या समझ पा रहे होंगे? तो जहां तक मुझे लगता है कि आपको इतना समझ आ रहा होगा कि ये डिसऑर्डर एंजाइटी से रिलेटेड है ना। तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये डिसऑर्डर एंजाइटी से ही रिलेटेड है। अब एंजाइटी क्या होती है? तो बच्चे एंजाइटी ना एक बहुत ही नॉर्मल इमोशन होता है। हम सब कभी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एंजाइटी को एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। जैसे अगर हम कोई स्टेज पे परफॉर्म करने जा रहे होते हैं तो उससे पहले हमें एंजाइटी होती है। जब हम एग्जाम देने जा रहे होते हैं तो उससे पहले हमें एंजाइटी होती है। या फिर अगर कोई इंट्रोवर्ट इंसान है, अगर उसे किसी सोशल इवेंट में जाना है, किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में जाना है, तो उसको तब एंजाइटी होती है ना। तो हमें कभी ना कभी कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ चीज पर एंजाइटी होती रहती है। तो
इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी व्हाट इज एंजाइटी, एंजाइटी क्या होती है, अब हम ये पढ़ते हैं. सो द टर्म एंजाइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एंजाइटास. ठीक है, तो ये जो वर्ड है एंजाइटी, इसको हम एक लैटिन वर्ड एंजाइटास से डिराइव किया हुआ है, विच मीन्स टू चोक, जिसका मतलब क्या है कि चोक हो जाना या फिर ट्रबल में होना या फिर अपसेट होना. ठीक है, इट इज अ नॉर्मल ह्यूमन इमोशन, यानी कि जो एंजाइटी है ये बहुत ही एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है जो हर कोई एक्सपीरियंस करता है. इट इज डिफाइंड एज द वेग, नेगेटिव एंड अनप्लेजेंट फीलिंग ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन. और ये क्या है, ये एक ऐसा इमोशन है जहां पे एक इंडिविजुअल क्या एक्सपीरियंस करता है, एक बहुत ही वेग, मतलब कि उसको समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक बहुत ही नेगेटिव और एक अनप्लेजेंट फीलिंग एक्सपीरियंस करता है ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन. ठीक है, यानी कि जब भी हमें एंजाइटी होती है तो हमें बहुत ही एक वेग, नेगेटिव और अनप्लेजेंट सा एक्सपीरियंस होता है, एक फीलिंग होती है जहाँ पे हम थोड़े डरे हुए से होते हैं, थोड़े सहमे से होते हैं, थोड़े घबराए हुए से होते हैं. ठीक है, तो उसी इमोशन को क्या बोला जाता है, एंजाइटी बोला जाता है. ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा. तो बच्चे अब पढ़ते हैं हम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. हमने ये तो पढ़ लिया कि एंजाइटी क्या होती है, अब हम समझते हैं कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर जीएडी क्या होता है. ठीक है, तो बच्चे जिस इंसान को जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर होता है ना, उसको बहुत ही हाई लेवल एंजाइटी होती है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल एंजाइटी होती है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक तो है नॉर्मल इंसान, जिसको मतलब अप्रोप्रिएट इवेंट्स पे एंजाइटी हो रही है कि भाई अगर एग्जाम देने जा रहा है तो उससे पहले थोड़ी बहुत एंजाइटी हो रही है, या फिर अगर स्टेज पे परफॉर्म करना है तब एंजाइटी हो रही है, किसी से मिलना है तो एंजाइटी हो रही है. तो मतलब अप्रोप्रिएट इवेंट्स पे एंजाइटी होती है एक नॉर्मल इंसान को. लेकिन जिस इंसान को जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है ना, उसको मतलब पूरा टाइम एंजाइटी होती है और उसको खामा-खा एंजाइटी होती है. मतलब उसकी एंजाइटी के पीछे कोई वजह नहीं होती, मतलब वो फालतू में ऐसे ही पूरा टाइम एंग्शियस रहता है. ठीक है, जिस इंसान को जीएडी या फिर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, और उसकी जो एंजाइटी होती है ना, वो उसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता. मतलब वो बहुत ही एक्सेसिव है, बहुत ज्यादा है और वो अनकंट्रोलेबल है, और वो मतलब पूरे टाइम ऐसे एंग्शियस रहता है. जैसे अगर वो अपने घर में भी बैठा है तो वो एंग्शियस है. ठीक है, कि कुछ हो ना जाए या फिर पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा. ठीक है, अगर घर में कोई मेहमान आ गया तो उसको एंजाइटी होगी, अगर उसको घर से बाहर जाना पड़ रहा है तो तब उसको एंजाइटी हो रही है. मतलब किसी भी चीज को लेके फालतू में उसको पूरा टाइम सिर्फ एंजाइटी होती रहती है, जिस इंसान को जीएडी होता है. ठीक है, सो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर. ठीक है, ये एक वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर है, which is characterized by excessive, irrational, and uncontrollable feelings of intense fear and worry that is not attached to any particular object, event or situation. क्या लिखा है कि जिस इंसान को जीएडी होता है उसको बहुत ही एक्सेसिव, मतलब बहुत ज्यादा, इरेशनल मतलब कि फालतू में बिना किसी रीजन के, बिना किसी बात के, और अनकंट्रोलेबल एंजाइटी होती है, डर होता है, एक वरी होती है, एक चिंता होती है. ठीक है, और वो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इवेंट और सिचुएशन की वजह से नहीं होती, वो उसको खामा-खाई होती है, किसी भी चीज को लेके होती है. ठीक है, तो दैट इज नोन एज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. तो बच्चे अब हम डिस्कस करते हैं हमारे सिम्टम्स ऑफ जीएडी, यानी कि जिस इंसान को जीएडी होता है तो उसके कैसे सिम्टम्स होते हैं. तो मैंने ना 3 कैटेगरीज बनाई है सिम्टम्स की. सबसे पहले हमारी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, फिर हमारे बिहेवियरल सिम्टम्स और फिर हमारे फिजियोलॉजिकल और फिजिकल सिम्टम्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, यानी कि जिस इंसान को जीएडी होता है तो उसके माइंड में, यानी कि मेंटली कैसे कैसे साइंस और सिम्टम्स होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला है एक्सेसिव एंजाइटी, वरी एंड फियर, यानी कि जिस इंसान को जीएडी होता है उसको बहुत ही ज्यादा एंजाइटी होती है, वरी होता है और फियर होता है, यानी कि वो पूरा टाइम ऐसे डरा हुआ सा रहता है, घबराया हुआ सा रहता है, सहमा हुआ सा रहता है. तो बहुत ही ज्यादा एक्सेसिवली उसको ये चीजें होती है उसके माइंड में. फिर है पर्सन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल द वरी, यानी कि जिस इंसान को जीएडी होता है ना, वो अपनी इस वरी को, टेंशन को, चिंता को, डर को वो नहीं रोक पाता. मतलब उसको खुद नहीं समझ आता कि वो इतना एंग्शियस क्यों फील कर रहा है, लेकिन वो पूरे टाइम बस एंग्शियस फील करता है किसी ना किसी चीज को लेके. ठीक है, अपनी एवरीडे लाइफ में. फिर नेगेटिव मूड, फीलिंग्स एंड इमोशंस, यानी कि जिस इंसान को जीएडी होता है उसके नेगेटिव मूड होता है. ठीक है, मतलब पूरा टाइम नेगेटिविटी फील करता है वो, उसकी नेगेटिव फीलिंग्स होती है और नेगेटिव इमोशंस होते हैं. ठीक है, तो ये सारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है ऑफ द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम जीएडी और जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. ठीक है, फिर आते हैं हमारे बिहेवियरल सिम्टम्स, यानी कि जिस इंसान को जीएडी होता है उसके बिहेवियर में कैसे साइंस और सिम्टम्स नजर आते हैं. तो सबसे पहले है फीलिंग्स ऑफ रेस्टलेसनेस, यानी कि जिस इंसान को जीएडी होता है वो बहुत ही रेस्टलेस फील करता है. ठीक है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा उसकी बॉडी जो है वो शिवर कर रही है, शेक करती है,
और वो बहुत ही ज्यादा ऐसे ट्रेम्बलिंग स्टेट में है और ढंग से शांति से एक जगह नहीं बैठ पा रहा और बहुत ही ऐसे रेस्टलेस और एंग्शियस फील कर रहा है, ठीक है, तो फीलिंग्स ऑफ रेस्टलेसनेस होती है। फिर है फीलिंग्स ऑफ इरिटेबिलिटी, यानी कि जो जिस इंसान को जीएडी होता है वो बहुत ही इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, ठीक है, क्योंकि उसको खुद नहीं समझ आ रहा होता कि उसको इतनी एंग्जाइटी क्यों हो रही है, किस चीज को लेके हो रही है, बस उसको होती है, ठीक है, तो वो बहुत ही इरिटेटेड और बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, ठीक है, वो सही से कहीं कंसंट्रेट नहीं कर पाता, कहीं सही से मतलब ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि बहुत ही रेस्टलेस फील करता है और हर चीज को लेके एंग्जाइटी होती है, ठीक है, तो ये बिहेवियरल सिम्टम्स है। फिर आ जाते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल और फिजिकल सिम्टम्स, यानी कि अब बॉडी में फिजिकली क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि जिस इंसान को जीएडी होता है उसकी एपेटाइट लूज हो जाती है, मतलब कि उसको भूख नहीं लगती और बिना खाए उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा फुल है या फिर उसने बहुत खाया हुआ है, ठीक है, मतलब उसकी भूख बंद हो जाती है। फिर डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, वो सही से सो नहीं पाता क्योंकि वो पूरे टाइम ऐसे एंग्शियस फील कर रहा है, तो सोते सोते भी उसको कुछ ना कुछ एंग्जाइटी हो रही है, ठीक है। फटीग, मतलब कि वो बस पूरे टाइम थका हुआ सा रहता है और ऐसा लगता है कि लॉस ऑफ एनर्जी, बिल्कुल भी एनर्जी ना हो, तो फटीग होता है। एंड हेडेक्स, चेस्ट पेन एंड मसल टेंशन, ठीक है, और फिजिकली क्या होता है कि सर में दर्द होना, चेस्ट पेन होना, मसल्स में पेन होना, टेंशन होना, तो ये सारी चीजें, ठीक है, तो ये सारे क्या है, सिम्टम्स है ऑफ द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर और जीएडी, ठीक है। तो बच्चे अब समझते हैं हम अपने कॉजेस, यानी कि वो कौन से कारण हैं या वो कौन से फैक्टर है जिस वजह से एक इंसान को जीएडी या फिर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो हम ना यहाँ पे तीन तरह के कॉजेस पढ़ेंगे, जैसे सबसे पहले बायोलॉजिकल कॉजेस और बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे जीन्स या फिर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स ये रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं किसके लिए, जीएडी के लिए। फिर सेकंड हम पढ़ेंगे टेम्परामेंटल फैक्टर्स, कि कैसे हमारा जो टेम्परामेंट है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबल हो सकती है जीएडी के लिए। और थर्ड में हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि कैसे जो हमारे एनवायरमेंट की सिचुएशन है, सराउंडिंग्स है, वो रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो बच्चे बायोलॉजिकल फैक्टर्स से भी दो पॉइंट्स है, सबसे पहले जीन्स या फिर जेनेटिक फैक्टर्स और दूसरा हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स या फिर हार्मोन्स, ठीक है। तो जेनेटिक फैक्टर्स से आप क्या समझते हो, इसका मतलब यही है कि मतलब हमें जीएडी क्यों हो सकता है, हमारी हेरिडिटरी के कारण, ठीक है, या फिर इसीलिए क्योंकि हमारे फैमिली में किसी को था, जैसे कि हमारे किसी पेरेंट को था, मम्मी को या फिर शायद पापा को, या फिर हमारे दादा को या फिर दादी को, नाना को या फिर नानी को, ठीक है, मतलब कोई इंसान जीएडी क्यों डेवलप कर सकता है, क्योंकि उसके जीन्स में हो सकता है, ठीक है, उसके फैमिली में किसी को हो सकता है, तो इसलिए आज उसे है, ठीक है। सो जीएडी में रन इन फैमिलीज. Just as child inherit parents' brown hair and green eyes, similarly he can also inherit the parents' tendency towards excessive anxiety. क्या लिखा है कि जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट के ब्राउन हेयर को, उनकी ग्रीन आईज को या फिर उसके हाइट को, वेट को, इन सब चीजों को इनहेरिट करता है, सिमिलरली अगर उसके फैमिली में या फिर उसके पेरेंट में से किसी को जीएडी है या फिर ये एंजाइटी का ये प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, तो हो सकता है कि उसको भी वो हो, ठीक है। तो जो जीएडी है वो क्या हो सकता है, इट कैन बी जेनेटिक, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कॉज है फॉर द जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर, वो है हमारा रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, कि कैसे जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स या हार्मोन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, जीएडी के लिए। तो बच्चे न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द केमिकल मैसेंजर्स दैट अलाउ द नर्व सेल्स टू कम्युनिकेट टू ईच अदर, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जिसकी वजह से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट करते हैं या फिर बात करते हैं। जैसे ये वैसे तो एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। जैसे सपोज ये एक न्यूरॉन है, ठीक है नहीं लेकिन फिर भी है न्यूरॉन, या फिर जिसे हम नर्व सेल भी बोलते हैं वो है, ठीक है, और ये एक दूसरा न्यूरॉन है, दूसरा नर्व सेल है, ठीक है। ऐसे ही काफी सारे न्यूरॉन्स आपस में हमारे कनेक्टेड होते हैं हमारे ब्रेन में, ठीक है। और दो न्यूरॉन्स के बीच में ना एक गैप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, SYNAPSE, सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है या फिर नर्व सेल है, बीच में गैप है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। तो अगर इस न्यूरॉन को इस वाले न्यूरॉन से बात करनी होती है तो ये एक मैसेज भेजता है, ठीक है, और वो मैसेज पहले सिनेप्स में जाता है और फिर उसके बाद वो दूसरे न्यूरॉन तक आता है। और जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये हमारे वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो उस मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का, मैसेजेस को पहुंचाना फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर न्यूरॉन और वन नर्व सेल टू द अदर नर्व सेल, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स अब कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं जीएडी के लिए। तो बच्चे न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं कि अगर हमारे बॉडी में लो लेवल्स ऑफ सेरोटोनिन एंड लो लेवल्स ऑफ डोपामाइन होगा
सो इट कैन कॉज द फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ठीक है, यानी कि जो सेरोटोनिन एंड डोपामाइन जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं या फिर जो हमारे हॉर्मोन्स भी होते हैं, ये हमारे ना हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं। आपने सुना भी होगा कि जब भी कुछ ऐसे हम अच्छा फील करते हैं या कुछ होता है तो हमारे बॉडी में डोपामीन रिलीज होता है ना। तो ये सेरोटोनिन और डोपामीन हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं। तो अगर इनका लेवल, मतलब अगर बॉडी में इनकी जो मात्रा है, जो इनका लेवल है, अगर वो लो हो जाए तो उससे हमें जीएडी हो सकता है, क्योंकि लो लेवल्स ऑफ सेरोटोनिन और डोपामीन के कारण हमारे बॉडी में एक फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन कॉज होता है। ठीक है, तो ऐसे जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या ये जो हॉर्मोन्स है, ये रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं किसके लिए? फॉर द जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, फिर जो हमारा नेक्स्ट कॉज आता है या जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो है हमारा टेम्परामेंटल फैक्टर। यानी कि कैसे जो हमारा टेम्परामेंट है या हमारी पर्सनालिटी है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकती है किसके लिए? जीएडी के लिए। तो क्या लिखा है? अ चाइल्ड whose temperament is timid or shy is more prone to develop GAD than the child who is more open and risk taking। मतलब कि अगर जैसे हम शुरुआत से लेके चले, अगर कोई बच्चा जैसे बचपन से ही, छोटे होते ही अगर वो बहुत ही ज्यादा ऐसे घबराया हुआ सा रहता है और बहुत ही ऐसे शांत सा, शर्माया हुआ सा, चुप चुप सा, ठीक है, और ज्यादातर अपने पेरेंट्स से ही बहुत अटैच सा रहता है, ठीक है, तो वो ज्यादा प्रॉन होता है, फिर मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा चांसेस होती है कि ऐसे बच्चे आगे जाके जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को डेवलप करें। ठीक है, लेकिन जो बच्चे मतलब बहुत ही ऐसे बचपन से ही बहुत ही तूफान होते हैं, थोड़े रिस्क टेकिंग होते हैं और बहुत ही ऐसे ओपन होते हैं, ठीक है, तो उनके चांसेस कम है कि वो जीएडी को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टेम्परामेंट है या जो हमारी पर्सनैलिटी होती है एज अ चाइल्ड, वो भी डिसाइड करती है कि कैसे हमें जीएडी हो सकता है या फिर नहीं। ठीक है, फिर जो लास्ट कॉज और लास्ट फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल फॉर जीएडी वो है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि कैसे हमारे एनवायरमेंट की सिचुएशंस, सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस की वजह से जीएडी हो सकता है। सो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस सच एज डाइवोर्स, डेथ इन अ फैमिली, ब्रेकिंग ऑफ अ लॉन्ग टर्म इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और नेचुरल डिजास्टर कैन ऑल्सो ट्रिगर द ऑनसेट ऑफ जीएडी। ठीक है, कि अगर आपके साथ कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाए जैसे कि डाइवोर्स, या फिर अगर आपके फैमिली में जैसे सपोज आपके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाए, या फिर अगर आपके फैमिली में किसी की डेथ हो जाए, या फिर आपकी कोई लॉन्ग टर्म इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, या फिर आपका कोई नेचुरल डिजास्टर से आपको कोई कन्फ्रंटेशन हो जाए, ठीक है, या फिर आप एक्सपीरियंस करो इस चीज को, तो मतलब इन सब चीजों के वजह से भी, आपकी एनवायरमेंटल सिचुएशन, सराउंडिंग्स, सर्कमस्टांसेस की वजह से भी आपको ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे रीजंस हैं, कॉजेज हैं, फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं फॉर द जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर और जीएडी। ठीक है, फिर बच्चे कॉजेज के बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है हमारे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में, वो है हमारा ट्रीटमेंट। ठीक है, कि अब जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट कैसे किया जाए। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, सबसे पहले थेरेपी के थ्रू और दूसरी हमारे मेडिकेशंस के थ्रू। ठीक है, और लाइफस्टाइल चेंजेस भी हो सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस मतलब कि वही टाइम से सोना, फिर एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना, योगा, मेडिटेशन, ठीक है, तो ये सब चीजें। तो थेरेपी में कौन सी थेरेपी दी जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जीएडी? वो है हमारी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, या फिर जिसको हम सीबीटी भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी एक साइकोथेरेपी होती है। बच्चे थेरेपी मैं इस वीडियो में आपको नहीं पढ़ाऊंगी, थेरेपी के लिए मैं एक अलग प्लेलिस्ट तैयार करूंगी जिसमें हम सारी थेरेपीज डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारी सीबीटी, हमारी बिहेवियरल थेरेपी, साइकोडायनेमिक, तो आप वहां पे जाके देखना। ठीक है, अभी के लिए आप ये देखो कि जीएडी के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी थेरेपी दी जाती है, सीबीटी या फिर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ठीक है, और मेडिसिन और मेडिकेशन कौन सी दी जाती है, जैसे कि एंटी एंजाइटी मेडिकेशन सच एज बस्पिरोन एंड बेंजोडियाजेपाइन। बस्पिरोन जो है ये सबसे प्राइमरी ट्रीटमेंट है, मतलब कि सबसे प्राइमरीली यही वाली मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ट्रीटमेंट है फॉर द जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। तो बच्चे इसी के साथ हमारा जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर खत्म होता है। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, क्लैरिटी हुई होगी। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से वो बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल और मेंटल डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। उसके बारे में हम ऐसे ही सारे टाइप्स, कॉजेज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन जो थेरेपी है उसके लिए मैं एक नेक्स्ट सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगी, उसमें ही हम सारी थेरेपीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियोस को और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड जरूर कमेंट कीजिए।